तुम्हें देखकर, तुमसे मिलकर बिल्कुल भी नहीं लगता तुम पर जो इल्जाम है वो सच होगा। कोई ख्वाब में सोचता होगा दुल्हन ऐसी होती है, कोई दुआ में मांगता होगा बहू मिले तो ऐसी। सुना है 5 वक्त की नमाज भी पढ़ती हो? जी, कल से पढ़ रही हूँ। वो बड़ा रहम करने वाला और नहायत मेहरबान है। तौबा करो, माफी मांगो तो माफ कर देता है। कहाँ से आई हो? नानपुर। कहाँ से? अब्बा क्या करते हैं? अब्बा नहीं है। जब तक काम करते थे गांव के मोची थे। काम काज के लिए आई थी यहाँ? नहीं, भाग कर आई थी। बेजी ने 65 साल अनायतुल्लाह से मेरा निकाह कर दिया तो उसे हाथ छुड़ाकर भाग गए। बेजी मेरे गांव की चौधराइन है। उसे क्या तकलीफ थी तुमसे? बताना नहीं चाहती? नहीं, सच बताऊंगी, हर बात सच। तो बताओ। उनके पोते से मोहब्बत हो गई थी मुझे, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। उसने वरगलाया मुझे, तरह तरह के ख्वाब दिखाए, तो मैं भी समझी कि हर बात सच है। ना समझती, कोई समझाने वाला नहीं था, इसीलिए खेल के उसके हाथों में? बेशरम की नीयत कुछ और ही थी। और तुम्हारी नीयत क्या थी? मैं तो शादी करना चाहती थी उससे। आज भी तुम शादी करना चाहती हो? पर मेरा बेटा ना बेशर्म है और ना उसकी नीयत में खोट है। जानती हूँ। फिर तुमसे शादी नहीं हो सकती उसकी। लड़कियों की बस 2 किस्में होती हैं, एक वो जो वरगलाई ना जाए और दूसरी वो जिसे कोई वरगला ना सके। पर लड़की वही होती है बेटा जिसे कोई वरगला ना सके। इसलिए जो किया है बेटा उस पर तौबा कर। वरगलाई जाने वाली लड़की बनकर मेरे बेटे से शादी ना कर। क्या हुआ? क्या कहा उन्होंने? तुम्हारे सारे अंदाजे गलत निकले। वो तो बहुत मीठा बोलती है, जरा नफरत नहीं की मुझसे, ना ही मुझे गाली दी।
प्यार से पास बिठाया, गालों पर हाथ फेरा और कहा, तौबा करो, खुदा से माफी मांगो। शादी की बात हुई तो क्या कहा उन्होंने? शादी तक तो बात ही नहीं पहुंची। ऐसे इनकार नहीं किया उन्होंने तौबा कबूल होने और माफी मांगने में। थोड़ा वक्त तो लगता है ना। तो कहा, माफी मिल जाए तो आना। मतलब धंधा तो बंद कर दिया, नमाज भी शुरू कर दी, हौले हौले माफी मिल जाएगी। उन्होंने बताया कि वो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। माफ करने पे आए तो चुटकी में माफ कर देता है। माफी मिलते ही फिर आऊंगी, फिर शादी की बात करूंगी। ये क्या मजाक कर रही हो तुम? मजाक नहीं शानी साहब, मोहब्बत और शादी की शर्तों में फर्क होता है। मोहब्बत में शर्त है कि माँ बाप को पता न चले, और शादी में लड़की माँ बाप की शर्तों पर पूरी उतरे। एक बात का गम है बस, मुझे यहाँ किसी ने चाय नहीं पूछी। मेरे पीछे मत आना, मुझे जी लगा के तौबा कर लेने दो। सुनो, अस्सलाम वालेकुम। तुम आला हो ना? नहीं, मैं नहीं हूं। आपने इनकार कर दिया? हाँ, लेकिन ना गुस्से से बात की, ना गाली दी और ना थप्पड़ मारा। आपको तरस नहीं आया उस पर? आया, तेरी कसम, बहुत तरस आया। गुनाह के बाद तौबा करने वाली औरत पर बहुत तरस आता है मुझे। लेकिन औरत के लिए जरूरी है बेटा, गुनाह करने से पहले वो अपने आप पर तरस खाए, बाद में तो बस अल्लाह माफ करता है, लोग माफ नहीं करते। मैं लोगों से नहीं डरता। तुम बस अपने आप से नहीं डरते, वरना लोग तो अच्छे अच्छों को डरा देते हैं। तुम जाओ, हाजी साहब के आने का वक्त हो गया है। उसके आने का सुनेंगे तो सारी रात
हदीसें सुनाकर मुझे डराते रहेंगे। आप भी फिर एक बात याद रखिएगा मामा, मैंने जबान दी है उसको, मोहब्बत की है उससे, पीछे नहीं हटूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। ये लड़की कौन? वही थी क्या? क्यों आई थी? बताया तो था मिलने आएगी शाम को। मैंने मना कर दिया था यहां आने से, इसीलिए आपसे नहीं मिलवाया। रुको, कहां जा रहे? वो रूट कर चली गई, मनाने जा रहा हूं। बहुत दिल का चर्चा हुआ, मगर फिर मोहब्बत के सदके वो गलियों में रुसवा हुआ। मोहब्बत जहाँ डस गई तेरे तो मानो काम आता है अश्कों का पानी। ये देखो, गुड। पता है, जिन लड़कियों के शौहर उनसे बहुत प्यार करते हैं उनके हाथों पे मेहंदी का रंग फट से चढ़ जाता है। हाँ, रंग तो चढ़ा हुआ है। इसका मतलब तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। शर्मा क्यों रहे हो? बीवियों को बताने में शर्माते नहीं है। शर्म नहीं कर रहा, मैं देख रहा हूँ कि रंग पूरा है या कम। पूरा है, एकदम। तो फिर पूछ क्यों रही हो? ये हिसाब किताब कैसे? नहीं, हिसाब किताब नहीं कर रहा, मैं तो जमा तो फ्री करके देख रहा था कि $3 लाख में कितने पड़ गए। $3 लाख? वो तुमने बताया था ना, तुम्हारे पापा के बैंक में $3 लाख थे। हाँ, लेकिन तुम बैठ के उनका हिसाब क्यों कर रहे हो? बस ऐਵੇਂ ही
डॉलर 87 का हो गया ना, तो देख रहा था उसके हिसाब से कितने रुपए बनते हैं। पता है कितने 2 करोड़ काट था। सच बताओ, ये चेक तो नहीं कर रहे कि 1.5 लाख डॉलर में कितने रुपए होते हैं? खफा हो गए, कसम से मजाक कर रही थी। अच्छा, मैं जरा मीटिंग कर रहा हूँ। खफा हो गए, कसम से नहीं, फिर मीटिंग करने क्यों जा रहे हो? हर महीने बात करते हैं मीटिंग। बाबर भाई कहते हैं कि ज़्यादा बाहर के लिए ज़्यादा हिसाब हुआ जरूरी है। आपकी बात तो ये पूछूंगा कि मेरे पास 3 लाख डॉलर का हुआ है। ये क्यों पूछोगे? किसी का उधार है सिर पे, लेकिन नहीं कहूँ। इसीलिए तो तुम्हारे पापा की बात सुनकर शौक क्या था, सारे उधार कर लिए। You know? जाओ। मैं दरवाजा नॉक किए बगैर ही अंदर आ गई, क्योंकि मुझे पता था आपको मिलने की। मुझे आपसे एक जरूरी काम है। महमूद अहमद ने किससे कर्जा लिया था? 3 लाख डॉलर। 3 लाख डॉलर कर्जा? नहीं तो इसका मतलब है उसने आप सबसे सच छुपाया है। कर्जा है उसके सर पे, पूरे 3 लाख डॉलर। वो कर्जा चुकाने के बारे में सोच रहा है, फिर तो मुश्किल हो जाएगा ना। क्या मुश्किल हो जाएगा? मेरा इलाज के लिए अमेरिका जाना। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, इसमें मुश्किल कैसी? 1.5 लाख डॉलर है उसके पास, बीवी की जिंदगी से ज्यादा नहीं है। खैर, मैं इतनी बेवकूफ भी नहीं हूं कि महज अपनी जिंदगी बचाने के लिए अपने शौहर को जीते जी मार दूं। जरा सोचो, अगर वो कर्जा नहीं चुका पाए तो क्या खाक जिएगा? मैं नहीं जाऊंगी अमेरिका। खबरदार, ऐसी बात सोचना भी मत। समझो तो झूठ बोल रहा है वो। 3 लाख डॉलर का कोई कर्जा नहीं है उस पर। झूठ बोला उसने? मतलब मेरे साथ झूठ बोला उसने? समझो तो झूठ भी नहीं है, लेकिन सच्ची बात है, इसमें सच जरा भी नहीं है। अब किसी का 1 पैसे का कर्जा नहीं देना उसने। तो तुम झूठ भी बोलते हो मुझसे? झूठ तुमसे? नहीं, कभी नहीं। फिर तुमने बाकी सब घर वालों से झूठ बोल रखा है। बाकियों से क्या कहा है मैंने? यही कि तुम्हारे सर पे कोई कर्जा नहीं है। तो मैंने कब कहा मेरे सिर पे कोई कर्जा है? अब एक नया झूठ बोल रहे हो तुम। याद नहीं, घंटा पहले तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारे सर पे 3 लाख डॉलर का कर्जा है, और मेरे मुंह पे मुकर रहे हो कि कोई कर्जा नहीं। है कर्जा, पूरे 3 लाख डॉलर। कुछ दिन पहले ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी अदा करना पड़ेगा। अब इत्तला आई है कि वापस करना पड़ेगा। इत्तला मतलब? इत्तला मतलब इशारा। इशारे पर ही कर्जा मिला था।
इशारे पर ही वापस कर रहा हूं। पता नहीं क्या कह रहे हो तुम। इशारों पे घर से कौन देता है? साफ साफ कहो, कोई बात छुपा रहे हो मुझसे? अगर कर्जा है तो बाबर भाई को क्यों नहीं मालूम? यास्मीन भाभी के नॉलेज में क्यों नहीं है? दोनों को मालूम है, दोनों के नॉलेज में। और दोनों को ये नहीं पता कि ये कर्जा है, अदा करना पड़ेगा। असल में तुम्हें पूछना चाहिए था कि 2 कौड़ी के महमूद अहमद को $3 लाख कर्ज कौन देगा? तुमने पूछा ही नहीं। मैं बार बार ये सोचता रहा कि कैसे बताऊंगा तुम्हें। पर जब तुम्हारे पापा की कहानी सुनी तो पता चला, बताने का वक्त आ गया। जिंदगी में तुमसे ज्यादा कोई चीज नहीं है जरना। तुम बीवी हो, शौक हो मेरी, गरीब महमूद अहमद की कुल कमाई हो तुम। इसलिए तुम्हारी कसम खा के कहता हूं, आज जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा। उन दिनों नया नया रक्षा चलाना शुरू किया था। दिन रात रक्षा चलाता था। आरज़ू थी कि मिनटों में करोड़पति बन जाऊं। सुरैया से इतनी नफरत थी कि दिल करता था कि अब जब सामना हो तो मेरी हैसियत देख के वो दंग रह जाए। बैंक लूटने का भी सोचा था मैंने। एक बार ये भी सोचा कि हिम्मत करके बैंक लूट लूं। बैंक लूटने देखा तो पता चला बैंक लूटने के लिए हिम्मत की जरूरत नहीं होती। उस आदमी को इंसान के रूप में भेड़िया होना चाहिए। पैसों के लिए किसी की भी जान ले सकता हो। बैंक लूटने का मंजर देख के इरादा बदल लिया, लेकिन आरज़ू नहीं बदली। सुना है आरज़ू अच्छी हो या बुरी, बंदे को खुदा के करीब ले आती है। शायद उस रात में खुदा के करीब हो गया था। स्टॉप पर रिक्शा खड़ा करके सवारी का इंतजार कर रहा था कि एक सवारी तेजी से बदहवासी के आलम में आकर रिक्शे में बैठ गई। बहुत परेशान था, जान बचाने की कोशिश कर रहा था। सरसरी से मुड़ के देखा तो उसके पीछे गुंडे लगे थे। उसने बैठते साथ ही कहा, चलो निकलो यहां से। कुछ सवाल किए बगैर मैंने रिक्शा भगा दिया। 30-40 किलोमीटर
दूर आके जब मुझे अंदाजा हो गया कि ऊंटों के जंगल से निकल आए हम, तो मैंने उससे पूछा कि अब कहाँ जाना है। तो कोई जवाब नहीं आया। मैंने फिर पूछा, वो फिर चुप। मैं समझा शायद वो सो गया है। मैंने रिक्शा रोक लिया। रिक्शा रोककर उसे उठाने की कोशिश की तो पता लगा वो तो हमेशा के लिए ही सो गए। रिक्शे में बिखरे हुए खून को देखकर अंदाजा हुआ कि जब वो रिक्शे में बैठा तो पूरी तरह जख्मी था। उसकी कमर में गोलियां लगी थी शायद। मैं ये मंजर देख के डर गया। गांव के गरीब लोग वैसे भी बड़े डरपोक होते। पुलिस के सिपाही को देखकर ही डर जाते। मुझे लगा कि अगर मैं लाश लेकर पुलिस के पास गया तो बेगुनाह पकड़ा जाऊंगा। इसलिए डर के मारे लाश निकालकर वहीं जमीन पर रख दी। रिक्शा लेके निकल गया। घर आकर सोचा कि रात के अंधेरे में रिक्शे में जो खून है उसे धोकर साफ कर लेता हूं। आया तो देखा पिछली सीट पर एक बैग पड़ा हुआ था। बैग लेकर कमरे में आया। खोल कर देखा तो उसमें 3 लाख डॉलर थे। 3 लाख डॉलर मैंने रख लिए। समझो तो जरा सी बेईमानी हो गई, और समझो तो संभाल कर रख लिए कि वक्त आने पर अदा कर दूंगा। स्टोर, ये कारोबार, ये घर, सब उन्हीं पैसों से बनाया मैंने। कितना अजीब इत्तेफाक है ना महमूद अहमद। मेरे पापा के बैग में भी 3 लाख डॉलर थे। उनकी कमर में भी गोलियां लगी थी। और पुलिस वालों ने भी बताया था कि उनकी लाश भी शहर से 30-40 किलोमीटर दूर ईरान में मिली थी। जरना भी इत्तेफाक नहीं है, हकीकत है। उस दिन जब तुमने मुझसे बात की तो मैंने गौर से तुम्हारे पापा की तस्वीर को देखा। रिक्शे में बैठने वाला वो जख्मी शख्स मरने से पहले बैग में लाखों डॉलर छोड़ने वाला वो तुम्हारे पापा थे जरना। तुम्हारे पापा।
सरना, तुम इस वक्त? महमूद भाई, आप दोनों में लड़ाई हुई है क्या? आपको लगता है मैं उससे लड़ूंगा? तो फिर वो इस तरह तड़प के क्यों गई है यहाँ से? क्या हुआ? अब्बा जी, इनको पूछे या जरनाब को। अभी वो पागलों की तरह कमरे से भागती हुई बाहर निकली और मेरे से कोई बात किए बगैर ही अपनी मामा के घर चली गई है। क्यों चली गई? क्यों मियाँ, इस तरह क्यों गई है वो? जाओ जाकर लेकर आओ उसे। आप जाओ अब्बा जी, मेरे कहने से नहीं आएगी। बताओ तो सही, हुआ क्या है? उसे पता चल गया कि वो रिक्शे की सीट पर जो $3 लाख मुझे मिले थे वो मेरे नहीं है। कैसे पता चला? मैंने बता दिया उसे। तो फिर तो उसे खुश होना चाहिए कि आपने उससे कोई बात छुपाई नहीं है। एक बीवी के लिए इससे बड़ी बात और क्या होगी कि उसका शौहर उसके सामने हमेशा सच बोलता है। लेकिन इस सच के पीछे एक और सच भी है भाभी जी। पता है वो डॉलर किसके थे? बैग छोड़कर रिक्शे में मरने वाला आदमी कौन था? कौन था? जरनाब के पापा। तो फिर कहो ना कि खुशी से रो रही हो। किस बात की खुशी? अरे पगली, मुफ्त में $3 लाख किसी को मिल जाए और बैठे बैठाए वो करोड़पति हो जाए, फिर सोचो वो कितना बेवकूफ़ होगा जो सारा सच अपनी बीवी के सामने उगल दे और बताए कि पैसे मेरे नहीं तुम्हारे हैं। फिर अब तो ये डर भी नहीं रहा कि रिक्शे में मरने वाले आदमी का खून हुआ था। पुलिस उससे पूछताछ कर सकती है, शक कर सकती है उस पर। 2011 में अगर इतने बेवकूफ़ आदमी से शादी हो जाए तो फिर लड़की को चाहिए कि खुदा के हुजूर सजदे में पड़ी हो। अब वो आ गए। वो नहीं आएंगे। मुझे खुद ही उसके पास जाके उसे मनाना पड़ेगा। ठहरो, मुझे जाना चाहिए, मैं देखती हूँ।